ठीक है। तो जब हम एएस लेवल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो एएस लेवल इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो छोटा है। जो ओ लेवल इकोनॉमिक्स से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे होते हैं ना, स्पेशली, तो उनको तो ऐसा लगता है कि यार हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हमने ओ लेवल में पढ़ी है। पर आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि ओ लेवल और एएस में, अच्छा, जिन्होंने ओ लेवल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ना, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बेसिक ही। मैं अज्यूम करूंगा कि आपने ओ लेवल पढ़ा हुआ ही नहीं है या आईजीसीएसई पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट से। पर मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि ओ लेवल के बच्चे, इकोनॉमिक्स वाले, एएस में आके बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कंटेंट बिल्कुल सेम है, हर चीज बिल्कुल सेम है, हमें कुछ नई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी उनके दिमाग में गलत फहमी होती है। तो वो मैं आज की क्लास में इंशाल्लाह दूर कर दूंगा। जब मैं एएस स्टार्ट करता हूँ ना, सिलेबस छोटा है एएस का, नॉट अ बिग डील, बहुत छोटा सिलेबस है, आराम से मैनेज हो सकता है। प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी होती है इसका, कंटेंट इतना मुश्किल नहीं है। तो जब हम एएस लेवल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा स्टार्ट जो लेता हूँ ना, वो लेता हूँ डिमांड एंड सप्लाई से। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टार्ट हम हमेशा लेते हैं, वो लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई से। सही है। अब ये माइक्रो मैक्रो क्या है? देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, जो एएस लेवल इकोनॉमिक्स है ना, उसका सिलेबस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा उसका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और एक हिस्सा उसका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो दिस कंटेन्स 50% ऑफ द सिलेबस, और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो दिस कंटेन्स 50% ऑफ द सिलेबस। तो पहले हम माइक्रो करते हैं और दूसरे नंबर पे हम मैक्रो करते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट ले रहे हैं कहाँ से? माइक्रो से स्टार्ट ले रहे हैं। एंड व्हेन वी स्टार्ट विद माइक्रो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो चीजें हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे होते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, लेट्स से दानियाल की बात हो रही है, या एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, जैसे मोबाइल की बात हो रही है, या एक फॉर एग्जाम्पल मार्केट की बात हो रही है। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जब चीजों को देख रहे होते हैं ना, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पीपल और प्रोडक्ट्स। सही है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मैं शुगर मिल की बात कर रहा हूं, जैसे पाकिस्तान में शायद आपको पता हो 4 से 5 शुगर मिल हैं। सही है। और शुगर माफिया है, आपको पता है ना ये बात। तो शुगर मिल की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एक शुगर मिल की जब मैं बात करता हूँ तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब मैं सारे शुगर मिल की बात करता हूँ, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, सही है, एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर मैं पाकिस्तान में एक शुगर मिल की बात करूं, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर मैं पाकिस्तान के सारे शुगर मिल्स की बात करूं, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। नाउ डिमांड एंड सप्लाई दो इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं होते, डिमांड एंड सप्लाई में मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं। सही है। तो डिमांड एंड सप्लाई में जो सबसे पहला टॉपिक जिससे हम हमेशा स्टार्ट लेते हैं, दैट इज डिमांड। अब जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड का बेसिक मतलब क्या होता है? हमेशा एक चीज याद रखना, डिमांड करने वाला जो इंडिविजुअल होता है, सही है, डिमांड करने वाला जो इंडिविजुअल होता है, उस इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। और हमेशा याद रखना, डिमांड जो है वो दो चीजों की करी जाती है। सबसे पहली चीज जिसकी आप डिमांड करते हो उसको नीड्स बोलते हैं। नीड्स वो चीजें जो जरूरत की चीजें होती हैं, बेचारा असेंशियल फॉर लिविंग, रोटी कपड़ा मकान, तो ये फूड क्लोथिंग एंड हाउसिंग, ये सारी चीजें असेंशियल फॉर लिविंग है। और दूसरी चीज जिसकी हम डिमांड कर रहे होते हैं, दैट इज वांट्स। वांट्स का मतलब क्या होता है? वो चीजें विच आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। लग्जरी रोटी, लग्जरी कपड़ा, लग्जरी मकान। अगर आप क्लोथिंग सस्ती करते हो, सही है, तो वो नीड है। अगर आप महंगे कपड़े पहनते हो, एलवी के कपड़े पहनते हो, गुची के कपड़े पहनते हो, दैट इज अ वांट। तो क्लोथिंग नीड भी है, क्लोथिंग वांट भी है। सही है। हाउसिंग नीड भी है, हाउसिंग वांट भी है। फूड नीड भी है, फूड वांट भी है। बस एक लग्जरी का वर्ड ऐड हो जाता है ना, तो वो वांट्स बन जाता है। और हमेशा याद रखना, नीड्स एंड वांट्स हमेशा दो चीजों की होती है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप किसी फिजिकल चीज की नीड या वांट रखोगे, या तो किसी सर्विस की रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज अ सर्विस। मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको कोई गुड हाथ में नहीं दे रहा, ये सर्विस है। सही है। और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि डिमांड करते वक्त दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। डिमांड करते वक्त दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आपको डिमांड करते हुए होनी चाहिए, दैट इज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब किसी भी चीज को खरीदने की चाहत। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट से मैं कहता हूँ कि यार एक इंडिविजुअल है जो कि ये कह रहा है कि मुझे आईफोन खरीदना है, तो वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है। सही है। पर मसला ये होता है कि विलिंगनेस के साथ एक और चीज का होना भी बहुत जरूरी है। सही है। मसला ये होता है कि विलिंगनेस के साथ एक और चीज का होना भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज एबिलिटी। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो एबिलिटी का मतलब होता है कि क्या तुम्हारे पास अपनी वांट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट इनकम है,
क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम जिस चीज की डिमांड कर रहे हो वो तुम खरीद सकते हो? जैसे हमेशा याद रखना, दो तरह की डिमांड होती है। अगर लेट से मैं कहता हूँ कि एक इंडिविजुअल है जो कि सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे ना ताजमहल बनाना है, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे महंगी गाड़ी खरीदनी है, पर उसके पास पैसे नहीं है, इफ अ विलिंगनेस इज नॉट बैक्ड बाय द एबिलिटी, उस डिमांड को क्या बोलते हैं? उस डिमांड को बोलते हैं नोशनल डिमांड। उस डिमांड को क्या बोलते हैं? नोशनल डिमांड। एंड इफ योर विलिंगनेस इज बैक्ड विद द एबिलिटी टू परचेज इट, अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम है टू बाय दैट प्रोडक्ट, नाउ दैट डिमांड विल बी अफेक्टिव डिमांड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोशनल एंड अफेक्टिव डिमांड? नोशनल डिमांड वो डिमांड होती है जिधर आपकी सिर्फ विलिंगनेस है। अफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जहां पर विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी। याद हो गया मसला? बिल्कुल बेसिक चीज मैंने बताई है, कुछ भी मुश्किल नहीं बताया आपको। कोई सवाल है तो पूछ लें आप। सही है। अच्छा। अच्छा, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, तो ग्राफिकली यू नीड टू बी वेरी साउंड। और जब हम ग्राफ की बात करते हैं ना, तो ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, हमेशा याद रखना, रिलेशन ना दो चीजों के बीच में होता है, चाहे वो इंसान हो या वो चीजें हो। रिलेशन ना दो तरह के होते हैं, दो चीजों के बीच में होते हैं और दो तरह के होते हैं। पहला रिलेशनशिप जो आप हमेशा देखोगे ना, दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। और एक रिलेशन जो आप देखोगे वो कौन सा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो एक रिलेशन आपका होता है पॉजिटिव और एक रिलेशन आपका होता है नेगेटिव, जिसको इनवर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त हैं, मैं हमेशा एक ही मिसाल देता हूं तो मैं वही दे रहा हूँ। दो दोस्त हैं, ए एंड बी, और ए एंड बी ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब दो लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हर जगह पे साथ जाते हैं। जैसे ए अगर एक जगह पे जा रहा है, तो बी उसका पक्का दोस्त है, बी बोलेगा मुझे भी जाना है। इसका मतलब अगर ए एक जगह पे जाता है, तो बी भी उसी जगह पे जाएगा। ए अगर एक जगह पे जाता है तो बी भी उसी जगह पे जाएगा। और अगर ए एक जगह पे नहीं जाता तो बी भी उस जगह पे नहीं जाएगा। इसका मतलब जब भी दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, वो दो चीजें जो हैं वो कौन सा डायरेक्शन फॉलो करती हैं? सेम डायरेक्शन। अगर दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो वो दोनों कौन सा डायरेक्शन फॉलो करती हैं? सेम डायरेक्शन। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक गिर रही है तो दूसरी भी गिरेगी, सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन को अगर मैं फर्दर प्रूफ करूं, तो उसको ग्राफिकली करना पड़ेगा। आप जरा गौर से देखना, ग्राफ बनाते हुए सबसे पहले एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। अभी जो मैंने आपके सामने बनाया ना, ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और एक और लाइन बनती है, और एक और लाइन बनती है जिसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। और ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो एक तरफ मेरे पास है वाई एक्सिस, एक तरफ है मेरे पास एक्स एक्सिस। तो एक हो गया वाई एक्सिस और एक हो गया एक्स एक्सिस। अब मुझे ग्राफिकली शो क्या करना है? मुझे ये शो करना है कि ए मेरा वाई एक्सिस है, बी मेरा एक्स एक्सिस है। गौर से सुनिए, मुझे शो करना है कि ए मेरा वाई एक्सिस है और बी मेरा एक्स एक्सिस है। तो मैं यहां पर अज्यूम ये करता हूं कि अगर वाई एक्सिस से कोई चीज बढ़ेगी, गौर से देखना, अगर वाई एक्सिस से कोई चीज बढ़ेगी तो वो चीज एक्स एक्सिस से भी बढ़ेगी। गौर से सुनिए, अगर एक चीज वाई एक्सिस से बढ़ रही है तो वो एक्स एक्सिस से भी बढ़ेगी। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है कि ग्राफ इज वेरी इजी, इट इज नॉट इजी। देखो, जीरो इज ओरिजिन। जीरो क्या है? जीरो इज ओरिजिन। जो चीज जीरो से दूर जाती है वो बढ़ती है, जो चीज जीरो के करीब आती है वो कम होती है। सिंपल सी लॉजिक है। अगर एक चीज जीरो के दूर जा रही है तो वो बढ़ रही है, और अगर एक चीज जीरो के करीब आ रही है तो वो कम हो रही है। तो अगर मुझे वाई एक्सिस से किसी चीज को बढ़ाना है, तो मैं जीरो से दूर जाऊंगा, तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। और अगर मुझे एक्स एक्सिस से कोई चीज को बढ़ाना है, क्योंकि वाई से अगर बढ़ा तो एक्स से भी बढ़ेगा, अगर एक्स एक्सिस से किसी चीज को बढ़ाना है तो वो भी ओरिजिन से दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पॉजिटिव रिलेशनशिप को प्रूफ करना है ना, तो मुझे एक ऊपर की तरफ लाइन बनानी पड़ेगी। और ये जो ऊपर की तरफ मैंने आपके सामने अभी एक लाइन बनाई है ना, इस लाइन को अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? अपवर्ड स्लोपिंग। और जब भी रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं ना, तो एक ओरिजिनल पोजीशन दिखाना जरूरी है। भाई लेट्स से दिस इज माय ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैं वाई एक्सिस से किसी चीज को बढ़ाता हूं, आप देखो, अगर मैं वाई एक्सिस से किसी चीज को बढ़ाता हूं,
तो आप देख लो ऑटोमेटिकली मैंने लाइन ऐसी बनाई है अपवर्ड स्लोपिंग कि वो एक्स एक्सिस से भी बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाना है और उसको मुझे प्रूव करना है, तो आई विल हैव टू मेक एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, जिससे जब मैं वाई एक्सिस से कोई चीज बढ़ाऊंगा तो वो एक्स एक्सिस से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, एंड हेंस मैं प्रूव कर दूंगा रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप, सेम डायरेक्शन, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। अगर मैं इसी को ऑपोजिट लेके जाऊं, अगर मैं इसी को ऑपोजिट लेके जाऊं और मैं वापस वही एग्जांपल लूं ए और बी की, और इस बार मैं आपको कहता हूं ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई, और जब ए और बी के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो अगर ए एक जगह पे जाएगा तो बी नहीं जाएगा, और अगर बी एक जगह पे जाएगा तो ए नहीं जाएगा। इसका मतलब इस बार जो है वो इन दोनों में सेम डायरेक्शन नहीं होगा, इस बार जो है वो दोनों में कौन सा डायरेक्शन होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जब मैं वाई एक्सिस से किसी चीज को बढ़ाऊंगा तो इस बार वो एक्स एक्सिस से बढ़ेगी नहीं, कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, मैं एक्सिस तो वही खींचूंगा क्योंकि डायग्राम का स्टेप तो चेंज नहीं होगा ना। मैं यहां पर लिखूंगा वाई एक्सिस, यहां पर मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन। इस बार मुझे ये शो करना है कि जब वाई एक्सिस से कोई चीज बढ़ेगी तो ऊपर जाएगी क्योंकि जीरो से दूर जाना है, पर एक्स एक्सिस से कम भी तो हो रही है। तो जब एक चीज कम होगी तो वो जीरो के करीब आएगी, जब एक चीज कम होगी तो वो जीरो के करीब आएगी। इसका मतलब अगर वाई एक्सिस से एक चीज बढ़ रही है तो एक्स एक्सिस से कम होगी। इसका मतलब आप इस चीज को जीरो के करीब ले आओगे, और ये प्रूफ करने के लिए यू विल हैव टू मेक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन मैंने बनाई है, ये क्या प्रूफ कर रही है? ये प्रूफ कर रही है द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। आप एक ऑरिजिनल पोजीशन शो करो, और जब मैं वाई एक्सिस से किसी चीज को बढ़ाऊंगा तो आप देखो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस से कम हो जाएगी। इसका मतलब जब भी दो चीजों में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनानी होगी। एंड दिस इज हाउ यू शो रिलेशनशिप्स इन अ डायग्राम। दिस इज हाउ यू शो रिलेशनशिप्स इन अ डायग्राम। यू कैन लिंक इट विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस बच्चे ने वो लेवल में पढ़ा है वो उसको लिंक कर सकता है, उससे बिल्कुल कर सकता है, पर मैं बिल्कुल अभी जनरलाइज लेके चल रहा हूँ, बेसिक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ आता ही नहीं है आप लोग। यहाँ तो कोई मसला क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? ठीक है, आप अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं। भाई डिमांड की हमने बात करी थी पीछे। डिमांड की डेफिनेशन सोचिए क्या होगी? इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ गुड और सर्विस। डिमांड एक कंज्यूमर की विलिंगनेस और एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है टू परचेज अ गुड और अ सर्विस। अगर सिर्फ विलिंगनेस है, नोशनल डिमांड। अगर दोनों है तो अफेक्टिव डिमांड। बट जनरली अगर डिमांड की बात करूं तो विलिंगनेस और एबिलिटी उसकी कीवर्ड है डेफिनेशन। नेक्स्ट चीज जो अब यहाँ पर आती है ना डिमांड से रिलेटेड, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर अब आती है डिमांड से रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड में, सॉरी यार ये क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए कि जब हम डिमांड की बात करते हैं ना, तो डिमांड करने वाला जो इंडिविजुअल होता है ना उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और लॉ को अगर मैं देसी जबान में देखूं ना, लॉ, व्हाट इज द लॉ? लॉ का मतलब होता है रूल। लॉ का मतलब क्या होता है? रूल। लॉ का मतलब क्या होता है? कानून। तो लॉ इज अ रूल, लॉ इज अ कानून, सही है? लॉ इज अ रूल एंड लॉ इज अ कानून। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड इज कंज्यूमर का कानून। मैं हमेशा यहाँ पर एक ही मिसाल देता हूं कि भाई लेट से मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंपोर्टर हूं। इंपोर्टर कौन होता है? जो बाहर कंट्री से चीजें मंगवाता है। और मैं एक इंपोर्टर हूं, मैं चाइना से टेबल्स इंपोर्ट करता हूं। मैं चाइना से टेबल्स इंपोर्ट करता हूं, और जितनी मैं टेबल्स इंपोर्ट करता हूं ना उसकी क्वांटिटी है 500। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एकदम से ड्यूटी बढ़ा दी, और उस ड्यूटी के बढ़ने की वजह से जो टेबल्स है ना वो महंगी हो गई। अब आप इस चीज को समझो कि एक बंदा जब कोई चीज इंपोर्ट कर रहा होगा या कोई भी चीज खरीद रहा होगा तो उसका कोई ना कोई बजट होगा। अगर मैं 500 टेबल्स खरीद रहा हूं, इसका मतलब आई हैव अ बजट। अगर ड्यूटी बढ़ने की वजह से टेबल महंगी हो जाती है तो मेरा बजट भी आउट होगा, मैं उस बजट में अब 500 टेबल नहीं मंगवा सकता। एंड दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड इज। भाई जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है,
जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो आपको ये चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि जब एक प्रोडक्ट महंगा होता है तो पहले के मुकाबले में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड इज द यूनिट्स और द वॉल्यूम यू आर डिमांडिंग। ये जो 500 था ये क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड। जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आप इस चीज को समझो कि लॉ ऑफ डिमांड समझाना क्या चाह रहा है। लॉ ऑफ डिमांड हमें एक बहुत सिंपल सी चीज समझा रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है प्राइस, दूसरा वेरिएबल है क्वांटिटी डिमांडेड। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। लड़ाई चलने का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि आप नोटिस करो कि अगर मैं एक चीज को बढ़ा रहा हूं तो दूसरी कम हो रही है, मैं प्राइस को बढ़ा रहा हूं तो क्वांटिटी कम हो रही है। इसका मतलब जब भी दो चीजों में ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो वो कौन सा रिलेशनशिप फॉलो कर रहे होते हैं भाई? नेगेटिव रिलेशनशिप। So what is law of demand? Law of demand states that there is a negative relationship between price and quantity demanded. What is law of demand? Law of demand is a negative relationship between price and quantity demanded. अगर मैं इसको ऑपोजिट भी लेके जाऊं तो आप देख लो, अगर मैं प्राइस को कम करता हूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि यार अगर एक चीज सस्ती हो गई है तो इसको जल्दी खरीद लेते हैं, ज्यादा खरीद लेते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी अगर आप नोट करो, ये दो चीजें मेरे पास हैं, इन दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर इन दोनों चीजों को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ अब तक हमने जितने भी बनाए, हमने यहाँ पर लिखा वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने लिखा एक्स एक्सिस और यहाँ पर हमने लिखा ऑरिजिन। मसला ये आता है कि प्राइस कहाँ पर लिखना है, क्वांटिटी कहाँ पर लिखना है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि शायद ही आपको कोई बताए क्योंकि ये इतना ज्यादा फोकस इसमें नहीं किया जाता। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। देखो अभी जितने भी बच्चे मैं नॉर्मली ओ एन ए लेवल में पढ़ाता हूँ ना, बहुत कम ऐसे होते हैं जो पैसे कमा रहे होते हैं, और जो कमा भी रहे होते हैं इतने नहीं कमा रहे होते। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, जो कि सही भी है। मैं भी अपने टाइम पे था। और आपके माँ बाप इंडिपेंडेंट है। अगर मैं 9 बजे क्लास रखता और मैं 9 बजे सो जाता, जैसे एक दो बार मेरे साथ हुआ है ये मैंने क्लास रखी और मेरी आंख लग गई, तो बच्चे बेचारे मुझे मैसेज करते रह गए, सर गायब है, सर सो रहे। तो हुआ क्या? स्टूडेंट्स टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं, टीचर इंडिपेंडेंट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड को देखो तो क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? प्राइस की वजह से हो रही है। क्वांटिटी खुद ब खुद ऊपर नीचे थोड़ी हो रही है। क्वांटिटी प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? प्राइस। इसका मतलब आपकी प्राइस क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ, हमेशा एक चीज याद रखना, वाई एक्सिस जो होता है ना, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। इसका मतलब मैं प्राइस को हमेशा लिखूंगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, तो मैं क्वांटिटी हमेशा किधर लिखूंगा? एक्स एक्सिस। कोई मसला है यहाँ तक? तो फिर मैं फाइनल चीज पे आ जाऊँ और मैं आपको डिमांड कर्व बना के दिखा दूँ। कोई भी सवाल है तो पूछ। सवाल है? पक्की बात है। सब आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनना जरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अब जो हम चीज कर रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी की, और उसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। उसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। अब जरा गौर से सुनना है ये। एक चीज आप नोटिस करो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने कर्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कर्व। मैं कर्व बनाऊंगा नहीं। कर्व तो एक टेढ़ी चीज होती है, तो मैं कर्व बनाऊंगा नहीं। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर आपके सामने कर्व है, पर यहाँ पर मैं कर्व बनाऊंगा नहीं। ठीक। मैंने लिखा हुआ आपके सामने कर्व है पर मैं कर्व बनाऊंगा नहीं। हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाते हो ना, हमेशा एक चीज याद रखना, जब आप इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाते हो ना, तो आप डायग्राम को प्लॉट नहीं करते, आप डायग्राम को क्या करते हो? स्केच करते हो।
आप डायग्राम को प्लॉट नहीं करते, आप डायग्राम को क्या करते हो, स्केच करते हो। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लॉटिंग एंड स्केचिंग? स्केचिंग में आप सीधी लाइनें खींच सकते हो, प्लॉटिंग में आपको बकायदा पॉइंट्स लगाने होते हैं और लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनती है। तो हम स्केच कर रहे होते हैं डायग्राम्स, और लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू हम इस डिमांड कर्व को बनाएंगे, हम लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू इस डिमांड कर्व को बनाएंगे। सही है, लॉ ऑफ डिमांड के थ्रू हम डिमांड कर्व को बनाएंगे। तो मैंने लॉ ऑफ डिमांड में आपके सामने दो वेरिएबल्स रखे थे, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और यही दो चीजें हैं जो कि हमें बना के देंगी हमारा डिमांड कर्व। और हमें ये चीज पता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो है वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप वाला सिनेरियो चल रहा है, और हमें ये भी पता है कि जब दो चीजों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो लाइन कैसी बनती है, डाउनवर्ड स्लोप। आप खुद एक चीज देखो, पहले पेज पे जब नेगेटिव रिलेशनशिप था तो लाइन कैसी बनी थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनी। तो अगर प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप है, यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो डायग्राम जो है वो कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी ना भाई। तो अगर मैं यहाँ पर अब डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, तो आप एक चीज देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा प्राइस, ब्रैकेट में मुझे लिखना होगा पी, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वांटिटी डिमांडेड, ब्रैकेट में यहाँ पर मुझे लिखना होगा क्यू, और ये मेरा आ जाएगा, और ऐसा ही है। अब मुझे यहाँ पर आप एक चीज बताओ बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई लाइन कैसी बनेगी, लाइन ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। अब इसके पीछे वजह है, भाई देखो मैंने आपको ये तो बता दिया था ना कि प्राइस इज इंडिपेंडेंट, तो वो वाई एक्सिस पे आता है। मैं वापस यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो देखो मैंने प्राइस यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिख दिया, और मुझे ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वांटिटी इज रिटन ऑन दी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो मेरा डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, तो देखो मैंने डाउनवर्ड भी बनाया हुआ है। और इस लाइन के एंड में, इस कर्व के एंड में मैंने लिख दिया डी, इस कर्व के एंड में मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो ये भी एक बहुत बेसिक सी चीज है जो कि मैंने पूरी कर दिया आपकी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक लाइन पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए से दो चीजें हो सकती है, इस पॉइंट ए से एक चीज पहले आएगी, यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने और यहाँ पर मैंने लिख दिया पी, और इस पी के ब्रैकेट में मैंने लिख दिया $10। अब वैसे वैल्यूज पेपर में नहीं लिखनी होती, प्रैक्टिस के तौर पे लिखवा रहा हूँ। और ए से एक लाइन मैंने नीचे खींची और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू, दैट इज क्वांटिटी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 100। अब आप नोटिस करो मुझे पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, मुझे पॉइंट ए ये शो कर रहा है कि मेरी $10 पे 100 यूनिट्स हैं, $10 पे 100 यूनिट्स। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि प्राइस बढ़ गई, तो मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि जीरो से दूर लेके जाऊंगा। तो मैं इसको लिख दूंगा P1, और इस बार जो मेरी प्राइस होगी वो होगी $15। और ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड मेरी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, और मेरी क्वांटिटी आ जाएगी फ्रॉम क्यू टू Q1, प्राइस चलेगी फ्रॉम पी टू P1, और लेट से मेरी क्वांटिटी हो गई 50। अब ये जो क्वांटिटी क्यू से Q1 हुई है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, या आप इसको कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भाई मैं पॉइंट ए पे नहीं हूं, मेरा पॉइंट अब चेंज होगा, और मेरा पॉइंट अब चेंज होके आ गया पॉइंट बी पे। तो ये हुआ क्या है, ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया हूं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। और ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस वजह से हुई है, ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। अब मैंने जितनी भी चीजें आपके सामने करी उसको मैं एक स्टेप्स फॉर्म में लिख देता हूं, और मैंने प्राइस बढ़ाई है ना, जरा गौर से देखना। मैंने सबसे पहले अपनी प्राइस को चेंज करा था फ्रॉम पी टू P1, दूसरे नंबर पे मैंने क्वांटिटी को चेंज करा था फ्रॉम क्यू टू Q1, और तीसरे नंबर पे मेरे डिमांड कर्व के ऊपर एक मूवमेंट आई थी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब अंग्रेजी में देख लें इसको, an increase in price from P to P1 will contract quantity demand from Q to Q1, and therefore there will be a movement along the demand curve from point A to point B, from point A to point, क्या मसला है यहाँ तक, कोई भी सवाल, ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, अगर मैं प्राइस को कम कर दूं, अब अगर मैं अब प्राइस को कम कर दूं तो मेरी प्राइस हो जाएगी फ्रॉम पी से P2, पी से देख रहा हूँ, सही है, प्राइस कम हो गई फ्रॉम पी से P2, यहाँ पर मैंने लिख दिया $5,
एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो प्राइस कम हुई तो मैंने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, और इस बार मेरी क्वांटिटी हो गई 150, और मैं आ गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। सही है। और वापस अगर मैं देखूं तो पॉइंट ए से पॉइंट सी मेरी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब हो रही है, और इस बार अगर आप देखो तो मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट का ऑपोजिट जो है वो क्या होता है, एक्सटेंड, या दूसरे लफ्जों में मैं इसको कह सकता हूं एक्सटेंशन। क्लियर है? बिल्कुल अरसल आप सही कह रहे हो, बट वो विद टाइम जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा। अगेन आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ता हूँ। एक स्पेशल पूरी क्लास होगी उस पर जो आप कह रहे हो, एक दो क्लास बाद। सही है। और अगर मैं वापस यहाँ पर स्टेप्स लिखूं तो मेरी प्राइस कम होगी, तो प्राइस फॉल के स्टेप्स क्या होंगे भाई? सबसे पहले मैंने प्राइस को कम करा फ्रॉम पी से P2, दूसरे नंबर पे मेरी क्वांटिटी में चेंज आया फ्रॉम क्यू से Q2, और तीसरे नंबर पे मेरे डिमांड कर्व के ऊपर जो है वो एक मूवमेंट आ गई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट। तो कैसे समझाएंगे? A decrease in price from P to P2 will extend quantity from Q to Q2 and therefore there will be a movement along the demand curve from point A to point C। एक बहुत बेसिक सी चीज ओ लेवल में आ जाती है, और एक एएस के स्टूडेंट को भी ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा प्राइस, यहाँ पर मैंने लिखा QD। प्राइस मैंने जब $5 रखी थी तो क्वांटिटी 150 थी, प्राइस जब $10 थी तो क्वांटिटी 100 थी, और प्राइस जब $15 थी तो क्वांटिटी 50 थी। तो प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं इसको एक बॉक्स में डाल दूं और मैं बीच में से एक लाइन खींच दूं तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इस बॉक्स को बोला जाता है डिमांड schedule। This is what a demand schedule is। A demand schedule shows you multiple price and multiple quantities। सही है। और वो रिलेशनशिप दिखा रहा होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि आप देख लो नेगेटिव ही है। सही है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा चीजों में जा रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि सर ये लेबलिंग वगैरह करना जरूरी होती है। अब जैसे आपने ये डी लिखा है तो क्या ये डी लिखना जरूरी है? भाई ये डी लिखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये डी डिमांड कर है। हर लेबलिंग बहुत जरूरी है। ये प्राइस का ब्रैकेट का पी भी लिखना बहुत जरूरी है, क्वांटिटी का ब्रैकेट का क्यू भी लिखना बहुत जरूरी है, ओरिजिन भी लिखना जरूरी है, A B C सब लिखना जरूरी है। आप लेबलिंग स्किप नहीं कर सकते। एज एन एएस लेवल स्टूडेंट यू शुड नो कि भाई वो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को पेनलाइज करते हैं, और ये आगे जाके एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। अभी से आदत लगाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज, आप ग्राफ जितने भी बनाते हो ना इकोनॉमिक्स में, खास करके एएस लेवल पे आदत बिठानी है, क्योंकि A2 में तो वैसे ही बहुत डायग्राम आनी है। आपको डायग्राम बनाते हुए इस चीज का खास ख्याल रखना है कि यू आर यूजिंग पेंसिल एंड स्केल, क्योंकि पेंसिल एंड स्केल अगर आपने यूज नहीं करा और उसके बगैर अगर डायग्राम बना दी तो डू नॉट एक्सपेक्ट योर एग्जामिनर टू बी पॉजिटिव व्हाइल चेकिंग योर स्क्रिप्ट, क्योंकि वो ऐसी चीज चेक तो करेंगे पर आपका जो इंप्रेशन उस पर पड़ रहा होगा ना वो बहुत खराब पड़ रहा होगा। तो पेंसिल एंड स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, प्लस पॉइंट तो है ही है क्योंकि राइटिंग है, ऐसे लिख रहे हो, पर वही बेट टाइम हम इम्प्रूव कर लेंगे, चीजें इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। एक चीज जो और इसमें आ जाती है नॉर्मली, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर बच्चे जो है ना लॉजिक पूछ लेते हैं। किस चीज की लॉजिक पूछ लेते हैं? लॉ ऑफ डिमांड की, कि भाई क्यों प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम होती है? अभी तो आपने खाली ऐसी रट्टा लगवा दिया है। क्यों प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? तो देखो उसकी दो वजह हैं। उसकी सबसे पहली रीजन, होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अगर लेट्स से मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल पेप्सी, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ गई, जाहिर सी बात है अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसके जो सब्स्टिट्यूट्स होंगे, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप पेप्सी को महंगा कर दोगे तो पेप्सी के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो मुझे कोक सस्ती लगेगी। अगर मुझे कोक सस्ती लगेगी तो मैं कोक ज्यादा खरीदूंगा। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी जो है वो क्या हो जाएगी? कम। तो पहली रीजन लॉ ऑफ डिमांड की क्या होती है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, पहली रीजन लॉ ऑफ डिमांड की क्या है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो आपको उसके सब्स्टिट्यूट सस्ते लगते हैं और आप उस पर शिफ्ट हो जाते हो, तो आप इस प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देते हो। तो आप देखो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप।
और दूसरी जो आपकी रीजन होती है लॉ ऑफ डिमांड की, दैट इज नोन एज इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं डेली बेसिस पे 50 रुपए की दो चीजें खरीदता था, 50 एंड 50, तो 100 रुपए में देता था। 100 रुपए की नोट देता था, 50 रुपए की दो चीजें खरीदता था। 100 रुपए की नोट देता था, 50 रुपए की दो चीजें खरीदता था। अब वो चीज 60 रुपए की हो गई, 50 रुपए की चीज 60 की हो गई। क्या 100 रुपए में दो आ सकती है? नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक प्रोडक्ट महंगा होता है तो आपकी एबिलिटी कम हो जाती है, आप उन्हीं पैसों में उतनी चीजें अब नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोडक्ट महंगा हो गया तो पहले के मुकाबले में आपकी खरीदने की औकात कम हो जाती है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यू डोंट हैव द एबिलिटी टू परचेज एज मच यूनिट एज बिफोर, तो आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हो। अगेन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। दिस इज व्हाट द लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड इज। अरसद जो आप कह रहे हो ना, वो एक दूसरी चीज है जो मैं आगे जाके पढ़ा। सही है? यहाँ तो कोई सवाल है? अब मैं थोड़ा बहुत आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ एएस लेवल का, ताकि आपको आइडिया हो जाए एएस लेवल है क्या। सुनना जरा गौर से। सही है? पेपर पैटर्न होता है क्या, जरा सुनना। पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है। एक पेपर वन है, ये जो पेपर वन है वो एमसीक्यूज होता है। इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, 30 मार्क्स का होता है। सही है? 1 घंटे में करना होता है। 24 to 25 इज एन एज। ठीक है? दूसरा पेपर जो होता है वो थ्योरी है। पेपर वन में आपके पास 30 एमसीक्यूज होते हैं। 30 एमसीक्यूज तो है ना, क्योंकि देखो अगर पेपर 30 मार्क्स का है ना, तो इसका मतलब 30 एमसीक्यू है। 1 मार्क का एक एमसीक्यू। बहुत सिंपल ही है। मैं भी इस पर डिटेल इतनी बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये आगे जाके ही पढ़ेंगे। और मेरे से ज्यादा एमसीक्यू तो कोई कराता ही नहीं होगा पूरे कराची में। सही है? तो पूरे पाकिस्तान में मैं बहुत पेपर कराता हूँ। तो 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर। और 24 से 25 मार्क पे ये होता है, 23 पे भी ये होता है। मैं मैक्सिमम आपको थ्रेशोल्ड बता रहा हूँ। अच्छा, पेपर टू की जब हम बात करते हैं ना, तो पेपर टू इज अ थ्योरी बेस्ड पेपर। सही है? थ्योरी बेस्ड पेपर है। और थ्योरी बेस्ड पेपर के ना दो सेक्शन हैं। अब पेपर टू का बता रहा हूँ आपको। एक यहाँ पर सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या होता है सुन लो पहले। सेक्शन ए इज ऑलवेज क्वेश्चन वन। सही है? पेपर खोलोगे सबसे पहले सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए इज कंपल्सरी, यू कैन नॉट स्किप इट। इट इज अ डेटा रिस्पॉन्स। सही है? और एंड इट इज ऑफ 20 मार्क्स। अच्छा, 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। सही है? मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। फिर आपका आता है सेक्शन बी। नाउ सेक्शन बी इज माइक्रो। सही है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से होता है ये। सेक्शन ए मिक्स होता है, माइक्रो मैक्रो दोनों आ सकता है इसमें। सेक्शन बी इज कंप्लीटली माइक्रो। सही है? तो इसमें आपके पास एक क्वेश्चन टू होगा जिसके दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 8 मार्क्स का होगा, पार्ट बी 12 मार्क्स का होगा। या तो क्वेश्चन टू कर लो या तो क्वेश्चन थ्री करना पड़ेगा, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, 8 मार्क एंड 12 मार्क्स। तो आपको आइदर क्वेश्चन टू और आइदर क्वेश्चन थ्री। सही है? तो आपको कोई एक करना है, एनी वन। इसका मतलब अगर आप दोनों में से कोई एक सवाल करते हो तो 8 12 तो 20 मार्क हो गए। इसका मतलब आपका जो सेक्शन बी है वो भी 20 मार्क का होगा, दैट इज ए प्लस बी। सही है? पार्ट ए प्लस पार्ट बी। और सेम पैटर्न सेक्शन सी में होता है, बट फर्क इतना है कि सेक्शन सी इज ओनली मैक्रो, सिर्फ मैक्रो में से सवाल आएगा। अब जाहिर सी बात है, टू और थ्री सेक्शन बी है, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये होगा क्वेश्चन फोर, जिसका पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये 8 मार्क का होगा, ये 12 मार्क का होगा। या तो क्वेश्चन फोर करोगे या तो क्वेश्चन फाइव करोगे। ये 8 मार्क का होगा, ये 12 मार्क का होगा। अगेन यू हैव टू डू एनी वन, यू हैव अ चॉइस। एंड अगेन आप जो भी करोगे तो वो 20 मार्क का ही होगा, दैट इज ए प्लस बी। कुल मिला के 5 सवाल आपके पेपर में होंगे। क्वेश्चन वन मल्टीपल पार्ट्स में होगा, कंपलसरी, डेटा रिस्पॉन्स, माइक्रो मैक्रो मिक्स। सेक्शन बी इज माइक्रो, टू और थ्री में से कोई एक करोगे, 20 मार्क्स और आ गए। एंड सेक्शन सी इज मैक्रो, फोर और फाइव में से कोई एक करोगे। तो टोटल अगर मैं आपका पेपर करूं तो
टोटल अगर मैं आपका पेपर करूं तो टोटल मार्क्स जो आपके पेपर के बन रहे हैं ना वो 60 हैं। और जो आपकी पेपर की ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 आवर्स। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, थ्रेशोल्ड। क्या थ्रेशोल्ड होगा आप, व्हाट इज योर गेस? 60 में से कितने मार्क्स पे ये होगा? 60 में से कितने मार्क्स पे ये होगा? सोच के बताओ जरा। अगर 60 मार्क का पेपर है तो कितने पे ये होगा? 44%, 40 to 48%। भाई फॉरन ए, 40 48% है बेटा, मार्क्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 से लेके 28 के बीच में आप ले आओ, आपका ये आ जाएगा। अब तक ये थ्रेश होल्ड है, हाईएस्ट 28 है, लोएस्ट 25 है। ये हाल है हमारे बच्चों का कि बिलो 50% ए है और फिर भी बच्चों का सी भी आता है और डी भी आता है। अगर एक बच्चे का सी डी आ रहा है, इसका मतलब आपको पता ही है, 12 13 मार्क्स आ रहे हैं उसके, 14 मार्क्स आ रहे हैं, 15 मार्क्स आ रहे हैं, 17 18। मतलब आप सोचो 60 मार्क का पेपर है और एक बच्चा 25 भी स्कोर नहीं कर पा रहा है। एमसीक्यू उसका पेपर 30 मार्क्स है, एक बच्चा 20 भी स्कोर नहीं कर पा रहा, 18 भी स्कोर नहीं कर पा रहा। तो मसला क्या है? मसला यहाँ पर ही सिंपल है। मसला हमारी प्रैक्टिस का है। मसला हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम ओ लेवल से आ रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम आराम से ये कर लेंगे। तो ये मसला यही होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि ओ लेवल में हमने 8 सब्जेक्ट दिए हैं, ए लेवल में हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट करने हैं तो हम आराम से कर लेंगे। तो मिसकंसेप्शंस जो बच्चे के दिमाग में होती है ना, वो विद टाइम निकलती हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा लेता हूँ, स्टडी पैक मेरा पूरा होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग तो ऑनलाइन बच्चे हो, आप लोगों को अगर फिजिकल कॉपी चाहिए होगी ना किसी चीज़ की भी, वो मेरा असिस्टेंट आपको भिजवा देगा। पर स्टडी पैक में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। मेरे नोट्स भी हैं प्रॉपर, मेरी वर्कबुक्स भी हैं जो कि मैं फिजिकल क्लासेज में यूज़ करता हूँ, ऑनलाइन में ज़रूरत नहीं पड़ती। पास पेपर्स की बुक्स मेरी हैं, अगर वो पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, पास पेपर ईयरली भी होते हैं एंड पास पेपर टॉपिकल भी होते हैं। वो पीडीएफ तो आपको सभी मिलेगी, पर अगर आपको फिजिकल चाहिए ना तो वो आपको मिल सकती है। मैं ऑनलाइन तो दूंगा ही आप लोग, ऑनलाइन एक्सेस तो आपके पास मेरे पोर्टल पे होगा ही। जो मेरा नेक्स्ट जेन का पोर्टल है ना, आपको एक पोर्टल मिलेगा, अभी 1 2 दिन बाद आपको मेरा असिस्टेंट मैसेज करेगा और आपको एक आईडी पासवर्ड साइन अप करना पड़ेगा मेरी वेबसाइट पे। नेक्स्ट जेन एट पूरा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसका पूरा एलएमएस है, वो आपको मिलेगा। उसकी ऐप भी है, प्ले स्टोर पे भी ऐप है, ऐप स्टोर पे भी ऐप है, विंडोज की भी ऐप है। तो वो आप उस पर लॉग इन करोगे, आपको मेरे सारे नोट्स, मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे की भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पे थोड़ी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लासेज मिस करना स्टार्ट कर दो, वरना वो पोर्टल हट जाएगा। सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी उस पे, पोर्टल के ऊपर। टाइमिंग्स जो है मैं इंशाल्लाह आप लोग को बता दूंगा 1 2 दिन में, क्योंकि स्टार्ट तो मैं फर्स्ट वीक से ही लेना है, तो इसी वीकेंड से स्टार्ट लूंगा वैसे। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।